हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खम्मा खनी दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूँ अब मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग थे हमारे जीएसटी की सीरीज़ में। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर अगेन रिज्यूमिंग टू आवर सीरीज़। हम लोग पार्ट 1 ऑलरेडी कर चुके हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर का। टुडे वी आर प्रोसीडिंग विथ अनदर पार्ट। नाउ ये अनदर पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, हम लोगों ने रूल नंबर 31 तक कर लिया था, जो कि रूल्स थे, गिवन थे गवर्नमेंट की तरफ से, जीएसटी लॉ की तरफ से। नाउ वी आर प्रोसीडिंग फर्दर विथ नेक्स्ट फ्यू रूल्स। जो नेक्स्ट फ्यू रूल्स है ये नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब अगेन देखो इसमें क्या क्या है, ध्यान से सुनना। ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशंस में इन रूल्स में से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जो पहले रूल्स हमने कवर किए कहीं ना कहीं वो कॉमन सेंस पे बेस्ड है बहुत ज़्यादा, इसके लिए वहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ऑब्वियस हैं और बहुत लिमिटेड है। बट कमिंग टू दिस द चांसेस आर मच हायर कंपेयर टू द दैट वन। लेट्स बिगिन। पहला है आपका रूल नंबर 31। रूल नंबर 31 आपको क्या कहता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेसिंग। अब देखो कई बार अपन देखते हैं कि लॉटरी की टिकट्स बिकती हैं, तो उसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या माने। सपोज 100 रुपये की लॉटरी टिकट है, तो क्या हम पूरे 100 रुपये को लॉटरी का जीएसटी के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अच्छा, आई होप आप लोगों को याद होगा ये वैल्यू ऑफ सप्लाई ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर आपके पास वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं होगा तो आप जो आपकी जीएसटी की रेट है वो किस पे चार्ज करोगे। सिंपल सी कहानी है, इसीलिए हमने कहा था ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर्स है अंडर जीएसटी रिजाइम। तो कान खोल के लिसन, हम बात कर रहे हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई की लॉटरी के केस में। तो सपोज़ करो आपने इस तरह की एक लॉटरी की टिकट देखी है, सपोज़ करो उस पर 100 रुपये की लॉटरी टिकट है। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे, तो डिपार्टमेंट ने क्या क्लैरिफाई किया है कि सर आप इसको मान लो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। इंक्लूसिव का मतलब इसी के अंदर जीएसटी भी आ गया, इसी के अंदर वैल्यू का पार्ट भी आ गया है। जिसका मतलब क्या होगा, जैसे हम लोग बचपन में करते थे, बचपन सेम रूल 100 डिवाइड बाय 128 इंटू 100, दिस विल बी योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है। अच्छा सर 128 कहाँ से आया, दिस इज़ नथिंग बट 100 प्लस जो भी आपका जीएसटी का रेट है विच इज़ 28%। नाउ ये देखो यहाँ पे पहले क्या था ना, पहले देयर वाज डिफरेंट रेट्स फॉर स्टेट गवर्नमेंट वाले और डिफरेंट रेट्स फॉर नोटिफाइड गवर्नमेंट, नोटिफाइड सेक्शन वाले। बट अब क्या हुआ, आफ्टर द अमेंडमेंट अब पूरे पे ही सभी पे 128% का ही, यानी कि 28% जीएसटी ही एप्लीकेबल है। प्रोसीडिंग फर्दर, सर यहाँ पे क्या लिखा है, हायर ऑफ 2 अमाउंट्स। कौन से जो मैंने आपको बताया ना, फेस वैल्यू, या तो आप ये चेक करोगे या फिर गवर्नमेंट ना ऑफिशियल गैजेट में एक प्राइस नोटिफाई करती है, वो प्राइस या फिर जो फेस वैल्यू पे लिखा है वो प्राइस, विच एवर इज़ हायर, उस प्राइस को आप मान लेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सिंपल है। अगर आपके पास क्वेश्चन है लॉटरी वॉटरी का, तो आपको सिंपल क्या ध्यान रखना है, आपको चेक करना है आपके पास क्वेश्चन में फेस वैल्यू होगा, आपके पास क्वेश्चन में नोटिफाइड वैल्यू होगा। जनरली आपको क्वेश्चन में नोटिफाइड वैल्यू नहीं दिया होता है, दिया हो तो आपको कंपेयर करना है। सपोज़ ये 100 है, सपोज़ ये 110 है, हायर कौन सा है 110, तो ये बन जाएगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्या है, सप्लाई ऑफ एक्शनेबल क्लेम इन फॉर्म ऑफ चांस टू विन इन बैटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग इन द रेस क्लब। अब इस केस में क्या होगा, ये वाले केस में जो आपका फेस वैल्यू है पूरा का पूरा 100% ऑफ फेस वैल्यू वुड बी प्लेस वैल्यू ऑफ सप्लाई। जैसे हम लोग बैट लगाते हैं, बैटिंग लगाते हैं, ये घोड़ा जीता तो 100 रुपया, ये घोड़ा जीता तो 1000 रुपये के इस घोड़े पर लगा दिया, तो अब जो पैसा लगाया जा रहा है वो पूरा का पूरा लगाया हुआ बैटिंग प्राइस ही क्या है, सीधा सीधा वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है। बस लॉटरी में ऐसा है जहाँ पे इंक्लूसिव मानते हैं और रिवर्स कैलकुलेशन करके वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते हैं। फाइन, आई होप दिस इज़ क्लियर। एग्जाम्पल लिखा है, समझदार स्टूडेंट्स खुद रीड कर सकते हैं। हम पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वी हैव इज रूल नंबर 32। रूल नंबर 32 टॉक्स अबाउट डिटर्मिनेशन इन वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन सप्लाईज। अब देखो ये किस प्रकार है, ये मस्त चीज़ है एकदम।
यहाँ पे हम लोग एक से एक बढ़िया चीज़ सीखने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं क्या सीखने वाले हैं। एक सीखने वाले परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग, इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे। सर ये कॉन्सेप्ट जानना इंपॉर्टेंट है, बट ऑब्वियस इंपॉर्टेंट है। सपोज करो आपको किसी को $100 देने हैं, या सपोज करो आप $100 एक्सचेंज कर रहे हो। अब सपोज करो डॉलर की रेट है समझो 70 रुपीज़, आपने कितने रुपए की एक्सचेंज में, कितने मस्ती आपने पैसों में किया, 70, इतने रुपए। क्या हम पूरे को वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे जीएसटी के लिए? महीना गलत हो जाएगा तुम्हारे साथ में। तो यहाँ गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड रूल्स दिए हैं आपको। जब आप एयर टिकट्स बुक होती हैं वहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जब आप लोग कभी खुद अपने इंश्योरेंस भी निकालते हो वहाँ पे जीएसटी देखते हो। कभी आपने ध्यान दिया है किसी में जीएसटी होता है, किसी में जीएसटी होता ही नहीं है, और जब होता है तो वो किस पे होता है, कई बार लोगों को समझ नहीं आता, आम लोगों को समझ नहीं आता। आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो हम ये भी सीखेंगे कि क्या आता है उसमें, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होता है। तो नेक्स्ट इज़ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, वहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे वो भी देखेंगे। और जो वाउचर्स या कूपन्स होते हैं वहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरेन करेंसी एक्सचेंज के बारे में कि यहाँ पे हम वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे। अब देखो ये फॉरेन करेंसी में ना वी हैव टू थिंग्स। लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन यू विथ एन एग्जाम्पल, बिकॉज एग्जाम्पल से चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी, ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ओके, हम लोग सीख रहे हैं क्या, वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालना है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में। तो देखो यहाँ पे जब फॉरेन का मनी एक्सचेंज किया जाता है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई किस तरह से निकालते हैं। मेजरली हमारे पास यहाँ पे दो मेथड होती है। सबसे पहले बात करते हैं मेथड 1 की। मेथड 1 क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स वेयर वन ऑफ द करेंसीज एक्सचेंज इज इंडियन रुपीज़। जो भी आप करेंसीज एक्सचेंज कर रहे हो वो दोनों में से एक करेंसी क्या है, रुपीज़ है। एग्जाम्पल $1 टू रुपी, तो एक करेंसी दोनों में से क्या है, रुपी है। एग्जाम्पल बात करते हैं यूरो टू रुपी, एक करेंसी क्या है, रुपी है। अपन बात करते हैं यूरो टू डॉलर, एक भी करेंसी रुपीज़ है क्या, नहीं। तो उसकी बात मैं यहाँ फिलहाल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं फिलहाल मेथड 1 की बात कर रहा हूँ। मेथड 1 में 2 केसेस है। पहले केस की बात करते हैं जहाँ पे क्या है, मेरे पास में एक करेंसी दोनों में से क्या है, रुपीज़ है। अब जब एक करेंसी रुपीज़ है ना, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, केस 1 में हमारे पास में RBI रेफरेंस रेट अवेलेबल होगा। हैव अ लुक, सीधा एग्जाम्पल तुमको तो बताता हूँ मैं, ध्यान से देखो। ऑन 10th में मिस्टर दोषी कन्वर्टेड $100 into 7,400 rupees at 74 per USD through Eastern Money Changers. RBI reference rate on 10th में क्या है, 75। अब इस केस वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या निकालेंगे, देखो यहाँ पे जब RBI रेफरेंस रेट आपको मिला हो ना, तो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगा डिफरेंस ऑफ आपका बाइंग रेट या सेलिंग रेट एंड RBI रेफरेंस रेट। अपने इस क्वेश्चन में RBI का रेफरेंस रेट क्या है, 75, और हमारा बाइंग सेलिंग रेट क्या हुआ था, 74 रुपीज़ में था। हमने क्या किया, सीधा रेफरेंस रेट को कंपेयर कर दिया हमारे बाइंग या सेलिंग रेट से। इस क्वेश्चन में तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं। हो सकता है हम सेल करें तो भी ट्रांजैक्शन का तरीका यही होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई हम ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। हमको सीधा RBI रेफरेंस रेट से लेस या तो RBI रेफरेंस से लेस कर देना है रेट को, और अगर उल्टा ट्रांजैक्शन है तो हमको उस प्राइस को लेस कर देना है RBI रेफरेंस रेट से, और मल्टीप्लाई कर देना है आपके नंबर ऑफ यूनिट्स जितने आप एक्सचेंज कर रहे हो। तो यहाँ पे 100 रुपीज़ आया, तो ये 100 रुपीज़ क्या है आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसी पे हम GST निकालेंगे। लेकिन सपोज़ करो अगर हमारे पास रेफरेंस रेट होता ही नहीं तो हम क्या करते हैं। तो सिंपल सा फंडा है, हमने जो मनी एक्सचेंज किया उससे कितना रुपया मिला, रुपया बापू कितना मिला, 7,400। सीधा 7,400 का आप 1% निकाल लोगे, वही क्या बन जाएगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई, विच वुड बी 74, ठीक है। रूल्स प्रिस्क्राइब गवर्नमेंट ने किए हुए, यहाँ पे हम अपनी मस्ती कर सकते नहीं हैं, ठीक है। डोंट वरी, लास्ट में दोबारा मैं इस पॉइंट को रिवाइज करवा दूंगा अच्छी से, फिलहाल सिर्फ समझ के रखो। ये था मेरा केस 1। केस 2 की बात करते हैं, ट्रांजैक्शंस वेयर नीदर ऑफ द करेंसीज एक्सचेंज इज इंडियन रुपीज। जैसे हमने अभी बात किया था यूरो टू डॉलर,
डॉलर टू पाउंड, क्या दोनों में से एक भी करेंसी है जो रुपीज़ बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो देखो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हैव अ लुक ऑन एग्जांपल। US $9,000 आर कन्वर्टेड इनटू UK पाउंड 4,500, डॉलर टू पाउंड कन्वर्ट हो रहा है। RBI रेफरेंस एट दैट टाइम वॉज US डॉलर 74, डॉलर के लिए 74 है और पाउंड्स के लिए 98 है पर UK पाउंड। इन दिस केस नीदर ऑफ द करेंसी एक्सचेंज इज इंडियन रुपी। याद रहे वो जो अपने 2 मिनट पहले बात किया था रेफरेंस रेट है या नहीं, वहाँ पे कब बात हो रही थी, जब रुपीज़ से डीलिंग हो रही थी। यहाँ तो रुपीज़ से डीलिंग हो ही नहीं रही है। तो यहाँ पे एक सिंपल ही पॉइंट बनता है। क्या पॉइंट बनेगा, जो करेंसीज एक्सचेंज हो रही है आपको उन दोनों ही करेंसीज का रेफरेंस रेट दिया होगा, RBI रेफरेंस रेट दिया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बस कन्वर्ट करेंगे उसको। जैसे अगर हम US डॉलर कन्वर्ट करते हैं रुपीज़ में, आपके $9,000 थे, रेट थी रुपीज़ में 74, तो ये बनता है 4,41,000। UK के पाउंड थे 4,500, अगर आप कन्वर्ट करते हैं उसको रेफरेंस रेट में तो आता है 6,66,000। अब आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, इन दोनों में से विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, जो लेस होगा वो आप ले लोगे और उसका 1% वुड बी वैल्यू ऑफ सप्लाई। समझियो कि नहीं? अच्छा अभी तक अपन मेथड 1 में ही है, मेथड 2 में नहीं गए हैं। अगेन मैं रिपीट करवा देता हूँ बिकॉज अच्छा आपको जानकारी के लिए बता दूँ, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे इंस्टीट्यूट काफ़ी बार टेस्ट कर चुका है और अभी भी टेस्ट करता है। आपकी जानकारी के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट RTP में है, ये वाला कॉन्सेप्ट MTP में भी है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपके नवंबर 20 के एग्जामिनेशंस में भी पूछ चुके हैं। सो माइंड इट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए दोबारा एक बार सुन लो, ध्यान से सुनो। हम लोग बात कर रहे हैं जब हम लोग फॉरेन एक्सचेंज में जब एक्सचेंज करते हैं करेंसीज़ को, वहाँ पे हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बनता है। तो इस केस के अंदर आपको क्या चेक करना है, मेथड नंबर 1 में हम क्या देखेंगे, या तो आपके पास में जो एक्सचेंज हो रहा है वो करेंसी कहीं बीच में रुपीज़ होगा या तो रुपीज़ नहीं होगा। अगर रुपीज़ बीच में होगा तो आपको चेक करना है आपके पास RBI रेफरेंस रेट है या नहीं है। अगर आपके पास RBI रेफरेंस रेट है तो फंडा इज़ वेरी सिंपल, आप क्या करोगे, रेफरेंस रेट को आपके बाइंग या सेलिंग रेट से डिफरेंस निकाल दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ यूनिट्स जो आपने एक्सचेंज किए हैं, जो वैल्यू आएगा वही बन जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। बट अगर आपके पास RBI रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो सिंपल सा फंडा है, आपने जितना रुपीज़ एक्सचेंज होकर आपको मिला है, सीधा उसी रुपीज़ का 1% वुड बी वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन जो 2 करेंसीज एक्सचेंज हो रही है आपस में, अगर वो दोनों में से एक भी करेंसी इंडियन रुपीज़ में एक्सचेंज नहीं हो रही है, डॉलर टू पाउंड हो रहा है, पाउंड टू यूरो हो रहा है, एक्सचेंज वाले पार्ट में रुपीज़ बीच में नहीं आ रहा, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में देखो सिंपल सी फंडा है ना, RBI तो पूरे दुनिया भर के सब करेंसी से डील करता है, तो उसके पास रेफरेंस रेट तो होगा हर चीज़ का। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन में ऐसे केस में रेफरेंस रेट दिए होते हैं दोनों ही करेंसीज़ के, हम क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव करेंसीज़ के रेफरेंस रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे उनके रिस्पेक्टिव करेंसीज से। अब हमें जो अमाउंट आएगा वो रुपीज़ में आएगा, वो दोनों ही अमाउंट को हम लोग कंपेयर करेंगे, जो अमाउंट छोटा होगा उस अमाउंट में 1% वुड बी वैल्यू ऑफ सप्लाई। याद रहे ये GST का अमाउंट नहीं निकाल रहे हम लोग, दिस इज़ वैल्यू ऑफ सप्लाई। इस वैल्यू ऑफ सप्लाई पे हम लोग GST रेट अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये हमने क्या सीखा, दिस इज़ मेथड 1। सर मेथड 2 देखो यहाँ पे मेथड 2 क्या है। मेथड 2 इज़ द पर्सन सप्लाइंग द सर्विसेज में ऑल्सो एक्सरसाइज द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ड ऑन द स्लैब रेट टू असरटेन द वैल्यू ऑफ सर्विसेज। हाउएवर वंस ऑप्टेड, ये इंपॉर्टेंट लाइन है तुम लोगों के लिए, काफ़ी लोग इसको मिस कर देते हैं। वंस ऑप्टेड कैन नॉट विड्रॉ इट ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब मेथड नंबर 1 क्या था, ये ऑप्शन नंबर 1 क्या था, वो नॉर्मली सब लोग अप्लाई करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई हो जाता है। लेकिन अगर आपको चेंज करना है ऑप्शन, अगर आपको मेथड नंबर 2 लेना है, एक बार आप मेथड नंबर 2 ले लिया, अब आप पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर तक इसको चेंज नहीं कर सकते। मेथड 2 है क्या सर, देखो यहाँ पे ध्यान से, जो भी आपने करेंसी एक्सचेंज किया उसको आप रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे। 1 लाख तक अगर वो ट्रांजेक्शन का कन्वर्जन के बाद रुपीज़ 1 लाख तक रियलाइज़ हुआ है, तो आप क्या करोगे, उस अमाउंट का 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट जो भी एक्सचेंज हुआ है, या फिर 250, दोनों में से जो भी हायर होगा वो बन जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन मान लो
हो सकता है कि जब आपने अमाउंट निकाला, सपोज़ करो वो अमाउंट निकल के आता है 2.5 lakhs। अब हमको तो स्लैब रेट अप्लाई करना है, तो क्या होगा उस केस में क्या होगा, ओके वापस लिख देते हैं 2.5 लाख। फाइन, 2.5 लाख अगर ट्रांजेक्शन वैल्यू निकल के आ जाता है, करेंसी एक्सचेंज वैल्यू आ जाता है, तो मतलब क्या होगा उसका, हम क्या करेंगे, तो पहले सिंपल फंड है, उस पुराने 1 लाख पे इस 1 लाख पे क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 1%। 1% वुड बी 1000 प्लस कितना अमाउंट बच गया यहाँ पे बच गया है 1.5 लाख। अब ये क्या बोल रहा है 1 लाख से 10 लाख तक, यानी कि ये वाले 1.5 लाख पे स्लैब पे क्या लग जाएगा, 1000 तो लग ही गया, अब नए पे क्या है 0.5%, तो दिस वुड बी 0.5% ऑफ 1.5 लाख। जो आएगा अमाउंट निकाल देना, दोनों को ऐड कर देना, वही बन जाएगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब जैसे आप इनकम टैक्स में स्लैब देखते हो, वैसे ही स्लैब है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला, मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया, इन लोगों ने लिखा है अपने तरीके से कि 1000 तो ले ही लेंगे ऊपर का, प्लस 0.5% ऑफ ग्रॉस अमाउंट जो चार्ज हुआ है, 2.5 लाख माइनस 1 लाख। ये जो था 2.5 लाख था अपना आंसर में एग्जाम्पल में, और ये 1 लाख जो मैंने बताया था, तो यानी कि 1.5 लाख पे 0.5%। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ हो सकता है ट्रांजेक्शन और बड़ा हो, और वो ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है 10 लाख से एक्सीड कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा 5500। सिंपल सी कहानी है, 1% 1 लाख पे और बचे में 9 लाख पे 0.5% लेगा, वो पूरा अमाउंट 5500 आ गया, प्लस यू विल ऐड 0.1% ऑफ द एक्सेस अमाउंट ओवर 10 लाख रुपीज़। वो अमाउंट जो आएगा वो, या फिर 60,000, विच एवर इज़ हायर, ये बन जाएगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है सर, हम लोगों को कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है कि आप लोग किस स्कीम में ज़्यादा बेनिफिशियल खुद को समझते हैं, खुद को मानते हैं। इट डिपेंड्स ऑन ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन, बट जनरली डिसाइड होता है बेनिफिशियल बेसिस पे ही। फाइन, सो नन ऑफ आवर बिजनेस। हमको तो क्वेश्चन में चेक करना है, अगर क्वेश्चन में जनरली बोलता है, जनरली क्वेश्चन में पता है होता है क्या, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, वो आपको बोल देते हैं मेथड 1 से आंसर निकालो, मेथड 2 से आंसर निकालो, फिर आपको कहते हैं आप बताओ क्लाइंट को कौन सा मेथड लेना चाहिए, तो आप बताओ बाय डिफ़ॉल्ट कॉमन सेंस लगाओ कौन सा मेथड लोगे। जब दोनों मेथड से आंसर निकाल रहे हो, जिस मेथड में जीएसटी का अमाउंट, जीएसटी जाने दो, चलो और सिंपल कर दो, जिस मेथड में वैल्यू ऑफ सप्लाई छोटा आता है उसको हम लोग क्या ले लेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्यों, बिकॉज वैल्यू ऑफ सप्लाई छोटा तो जीएसटी भी छोटा। ओके, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब ये हमने सीख लिया है फॉरेन एक्सचेंज वाला पार्ट। अब नीचे एग्जाम्पल्स और लिखे हैं, उम्मीद करता हूँ आपका होमवर्क है, अब आप खुद करके आएंगे उसको एंड आप मुझे बताएंगे। ओके, नाउ अनदर पॉइंट इज वी हैव स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सर्विस ऑफ बुकिंग ऑफ टिकट्स फॉर एयर ट्रैवल। याद रहे एयर ट्रैवल की बात कर रहा हूँ, बाय एयर ट्रैवल एजेंट। ऐसे केस में वो एयर ट्रैवल एजेंट वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानेगा। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, खुद से पूछो कि वो डोमेस्टिक ट्रैवल है, डोमेस्टिक अपने इंडिया का ही ट्रैवल है, या फिर इंटरनेशनल ट्रैवल है। अगर वो इंटरनेशनल ट्रैवल है तो हम क्या करेंगे, बेसिक फेयर का 10% वो होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, और अगर वो डोमेस्टिक ट्रैवल है तो क्या होगा 5% ऑफ बेसिक फेयर। बॉस ये बेसिक फेयर क्या है, अगर आपने कभी एयर टिकट बुक की है, कभी आपने फ़्लाइट बुक की है डायरेक्टली, सपोज मेक माई ट्रिप पे बुक किया है, कभी इंडियो की वेबसाइट पे बुक करने का ट्राई किया है, तो ना कभी आप वहाँ पे ब्रेकअप पे क्लिक करना, जो अमाउंट लिखा हुआ था टिकट का, सपोज जो टिकट का प्राइस लिखा है 5000 रुपीज़, नीचे ऑप्शन होता है ब्रेकअप का, ब्रेकअप पे एक बार क्लिक करना, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है जहाँ बताते हैं बेस फेयर इतना। सपोज टिकट 5000 का है तो वहाँ पे लिखा होगा बेस फेयर 2500 रुपया या 3000 रुपया, ये वाला टैक्स इतना, ये वाला टैक्स इतना, ये इतना। तो हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई किस पे निकालेंगे, बेसिक फेयर पे। ठीक है, तो बेसिक फेयर पे 5% डोमेस्टिक में और 10% इस पे। अच्छा बता दूं जानकारी के लिए, ये वाला कॉन्सेप्ट भी ऐसा है जो नवंबर 20 में पेपर में पूछा गया है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो जनरली स्टूडेंट्स अवॉइड कर देते हैं और ये चीज़ें एग्जाम्स में आ रही हैं।
ठीक है, तो प्लीज़ पंगे ना लो इंस्टीट्यूट के साथ में। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, आपको पता ही एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, आपका होमवर्क होता है। क्या हमने कोई पॉइंट मिस किया बीच में? नहीं, ये कवर हो गया, एयर ट्रैवल एजेंट हो गया, और इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं। अब इंश्योरेंस में देखो कि इंश्योरेंस में किस तरह से हम लोग निकालते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब इंश्योरेंस का फंडा बहुत सिंपल है बॉस। इंश्योरेंस के ना मार्केट में हज़ारों तरह के प्रोडक्ट बिकते हैं। अब ये समझना बहुत मुश्किल है कि कौन सा प्रोडक्ट है जो सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस में डील करता है, कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो विद इन्वेस्टमेंट डील करता है। फॉर एग्जांपल, आपने LIC के बहुत सारे प्लान सुने होंगे जहाँ पे वो लोग क्या बोलते हैं, 10,000 पर मंथ डालो या पर एनम डालो, और 10 साल बाद में आपको जो आपने भरा है वो तो मिलेगा ही, साथ में बोनस भी मिलेगा, साथ में मैच्योरिटी बोनस भी मिलेगा, साथ में रिविजनरी बोनस भी मिलेगा, और साथ में कहीं बीच में टपक गए तुम, कहीं मन मुना गए बीच में, तो आपको सम एश्योर्ड भी मिलेगा, यानी कि आपको डेथ क्लेम भी मिलेगा, एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट क्लेम भी मिलेगा। इस तरह के प्रोडक्ट चलते हैं मार्केट में। तो अब आपको क्या देखना है, अब आपको चेक करना है कि वो जो पॉलिसी है वो किस तरह की पॉलिसी है। देखो यहाँ पे अगर 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 पॉलिसी विथ ड्यूअल बेनिफिट्स है, यानी कि उसमें रिस्क कवरेज भी है और इन्वेस्टमेंट भी है, जिसका मतलब वही आपकी इंश्योरेंस की बात हो रही है। अगर उसमें दोनों चीज़ें हैं तो आपका टैक्सेबल वैल्यू आप कैसे निकालोगे, जो भी ग्रॉस प्रीमियम चार्ज हुआ है। अब देखो इसमें कैसा होता है ना, जो कॉम्बो प्रोडक्ट होते हैं, जो अभी मेरे एग्जांपल में आया था कि आप पैसा भर रहे हो, आपको पैसा भी कुछ पैसा भी रिटर्न मिल रहा है, और साथ में इंश्योरेंस तो मिल ही रहा है, यानी कि रिस्क कवरेज भी मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, पॉलिसी पेपर्स में लिखा होता है जनरली कि जो आपसे हम प्रीमियम ले रहे हैं उसमें से कितना प्रीमियम रिस्क के लिए जा रहा है और कितना प्रीमियम जो है वो हम जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट में डाल रहे हैं, शेयर्स में डाल रहे हैं, कहाँ डाल रहे हैं, इस तरह की बातें वहाँ पे लिखी हुई होती है, जो काफ़ी लोग पढ़ते नहीं, मगर हमको तो पढ़ना होगा, मगर हमको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ सप्लाई। सो ध्यान से सुनो, सपोज करो ये एक भाई साहब है। अब ये भाई साहब ने क्या किया, ये भाई साहब ने इंश्योरेंस लिया, किससे लिया, इस इंश्योरेंस कंपनी से लिया। अब इनकी पॉलिसी कुछ इसी तरह की थी जहाँ पे मल्टीपल अमाउंट्स थे और उस अमाउंट पे रिफंड भी मिलने वाला था इस भाई साहब को, और वो रिफंड के साथ साथ में इंश्योरेंस का रिस्क कवरेज भी मिलने वाला था। अब आपको चेक करना है क्या पॉलिसी में लिखा है। अगर पॉलिसी में लिखा है, अगर पॉलिसी में लिखा है तो सिंपल सी कहानी है, जो आपका ग्रॉस प्रीमियम, सपोज करो एग्जाम्पल में ग्रॉस प्रीमियम था 10,000 रुपीज़ जो आपसे चार्ज हुआ है, लेस अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट। सपोज करो उसमें लिखा है कि इसमें से 7,000 इन्वेस्टमेंट में जाने वाला है, तो जो बच गया वो क्या होगा, ठीक है। देखो, इफ़ सच एलोकेशन इज इंटीमेटेड टू द पॉलिसी होल्डर एट द टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ प्रीमियम। सिंपल सी कहानी है, बता दिया आपको 7,000, तो क्या हो जाएगा ये 10,000 माइनस 7,000 कंपनी ने बोल दिया है, हम तो इन्वेस्टमेंट में घुसाएंगे 7,000, तो 3,000 ही तो तुमसे मेन रिस्क का पैसा लिया ना। सिर्फ रिस्क के पैसे पे ही हम GST चार्ज करते हैं, यानी कि सिर्फ रिस्क का पैसा जो होगा वही क्या बन जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब कई बार क्या होता है, चलो वो आगे आएगा, आगे बताता हूँ। यहाँ देखो, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी, एन्युटी पॉलिसी, यहाँ पे क्या होता है ना, आप एक ही बार प्रीमियम देते हो, बिकॉज आप कहते हो सर मेरे को नहीं ये बार बार प्रीमियम नहीं भरना है। आप एक ही बार में बोल दो कितना प्रीमियम भरना है, मैं भर दूंगा। There are many few big short peoples. What they do is they ask to insurance agents or companies, sir kindly charge a one time amount and हमको माफ़ करो, हम आगे हर बार नहीं भर सकते। उस केस में एक मोटा अमाउंट चार्ज किया जाता है एज ए प्रीमियम। उस केस में क्या होगा, उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई वुड बी, अच्छा यहाँ पे लिखा है टैक्सेबल वैल्यू, मतलब कुछ नहीं, वही है आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, 10% ऑफ द प्रीमियम चार्ज, जो सिंगल प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं उसका 10% ही क्या बन जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। नाउ पहले फोर्थ केस पे आओ, पॉलिसी विथ ओनली रिस्क कवर। पता है कुछ पॉलिसीज ऐसी होती है जहाँ पे क्या होता है,
जहाँ पे आपसे सिर्फ रिस्क कवर के पैसे लिए जाते हैं। सर एग्जांपल दो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इसका। एग्जांपल आप लो, अगर आपने कभी मार्केट में ये टर्म सुना होगा, टर्म प्लान। ये टर्म प्लान में क्या होता है ना, आपका जो इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है वो बहुत छोटा होता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे मेरी इस उम्र में अगर मुझे पॉलिसी निकालनी है टर्म प्लान की, अगर मुझे 1 CR का सम एश्योर्ड की रिस्क कवर की पॉलिसी निकालनी है, तो जो प्रीमियम आएगा टर्म प्लान का वो आएगा 10,000 रुपये के आसपास। प्रीमियम बहुत छोटा होता है, उसके अंदर रिस्क कवर बहुत बड़ा होता है। अब एक बात बताओ, सपोज़ मैंने पॉलिसी निकाली है 30 साल के लिए, अगर 30 साल के मैं पहले कहीं पे मर मुरा गया तो क्या होगा, 1 CR मेरे नॉमिनी को मिल जाएगा। 30 साल मैं जी गया, नहीं मरा, तो 30 साल बाद जो मैं हर साल पैसे भरते आया उसका क्या, वो पैसा ज़ीरो हो गया, कुछ नहीं मिलेगा। इसे ही कहते हैं टर्म प्लान। अधिक जानकारी के लिए अपने एजेंट से संपर्क करें, ठीक है। तो ये टर्म प्लान सिर्फ रिस्क कवर प्लान होता है। यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होता है, अपने पहले ही बात किया, रिस्क जो प्योर रिस्क का पैसा है ना वो वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाता है, यानी कि उसी में GST चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पे एंटायर प्रीमियम वुड बी वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब बात करते हैं अदर केसेस। अदर केसेस मतलब कुछ नहीं है, इसी का ब्रेकअप है। कुछ आवाज़ें आ रही होंगी शायद बाहर से, एक सेकंड रुक जाते हैं। ओके, सॉर्टेड। ध्यान से सुनो, अब हम बात कर रहे हैं ये वाले केस की। यही वाले केस में सपोज करो उस इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट में, जो अपने एग्जांपल लिया था अभी सपोज करो ये भाई साहब को जो इंश्योरेंस ने डॉक्यूमेंट दिया है, वो इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट में ब्रेकअप ही नहीं लिखा है कि हमने 10,000 क्यों लिया है तुमसे, कितना इन्वेस्टमेंट का और कितना रिस्क का। उस केस में कैसे निकाले रिस्क का पैसा कितना लिया, तो वहाँ पे स्टैंडर्ड रूल क्या बना दिया, फर्स्ट ईयर 25% ऑफ द प्रीमियम चार्ज फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर इन दी फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का 25% और सब्सिक्वेंट जो भी साल का प्रीमियम भरते जाएंगे उसका 12.5% हम लोग क्या मान लेंगे कि वो रिस्क कवर का पैसा होगा, इतना इतना पैसा, और उसी पे हम वैल्यू ऑफ सप्लाई मान के उस पर GST चार्ज कर देंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। अभी देखो ये जो मैंने आपको अभी बताया, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया रिसेंटली, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद अब इस कॉन्सेप्ट पे May 21 में या November 21 में कभी क्वेश्चन आ जाए। मैं इंपॉर्टेंस नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ आ सकता है। इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट्स पे तो इंस्टीट्यूट पूछ चुका है। एग्जाम्पल्स हैं, तो पता ही है, आपकी जानकारी के लिए पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। सेकेंड हैंड गुड्स बाय डीलर ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, ये मार्जिन स्कीम। देखो ये मार्जिन स्कीम क्या बोलती है, देखो ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। याद रहे, मार्जिन स्कीम यानी कि एक एडिशनल स्कीम है, ये ऑप्शनल स्कीम है, ज़रूरी नहीं आपको स्कीम में ही जाना है। ये स्कीम सिर्फ तब लागू हो सकती है जब वो डीलर, सपोज करो मैं कार डीलर हूँ, ठीक है, सपोज मैं कार डीलर हूँ, मैं कार्स में डील करता हूँ। अब जो मैं कार्स में डील करता हूँ, मैं सेकेंड हैंड कार्स में डील करता हूँ। मतलब मैं क्या होगा, सपोज मैंने इस भाई साहब से कार परचेज करी और सपोज करो इन भाई साहब को कार की ज़रूरत है, मैंने इन भाई साहब को कार बेच दी। अब एक बात बताओ, इस तरह के ट्रांजेक्शन पे ध्यान से सुनना, इस तरह के ट्रांजेक्शन पे मैं जो डीलर हूँ, मैं डीलर, अगर मैं ITC क्लेम करने पे विश्वास रखता हूँ, अगर मैं ITC क्लेम करता हूँ, तब तो दिस इज़ अ नॉर्मल ट्रांजेक्शन, ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन। मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ से परचेज़ किया, जो भी ITC हुआ ITC क्लेम कर लूँगा, और मैंने यही माल किसी को बेचा, सेल पे एक अमाउंट आएगा GST का, ITC को मैं क्लेम कर दूँगा और GST बचे हुए पे भर दूँगा। दिस इज़ नॉर्मल ट्रांजेक्शन, उसकी मैं बात यहाँ पे नहीं कर रहा। ये मार्जिन स्कीम है। मार्जिन स्कीम क्या बोलती है, डिपार्टमेंट बोलता है अगर डीलर ITC क्लेम नहीं कर रहा, डीलर को एक व्हीकल आया, एक सपोज करो अपना कार था, कार आया, मैंने 5 लाख की कार ली, यहाँ पे 6 लाख की वो कार बेच दी। अगर मैं ITC क्लेम नहीं कर रहा तो ये दोनों अमाउंट का जो डिफरेंस है ना, वही मेरा मार्जिन है। वही मार्जिन को मैं क्या मान लूँगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई, और उस पर GST चार्ज कर लिया जाएगा। सिंपल सी कहानी है। आई होप पॉइंट समझ में आया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वापस सुन लो, डीलर नॉर्मल तरीके से तो परचेज और सेल कर ही सकता है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन अगर डीलर को इस हैवॉक में नहीं जाना, मैं परचेज करूं फिर मैं सेल करूं, आईटीसी क्लेम करूं, तो डीलर क्या कर सकता है, उस कार को लेके एज इट इज़ बेच देवे और जो डिफरेंस होगा, मार्जिन होगा, सिर्फ उसको ही वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे। कब? जब मैं आईटीसी ना लूँ परचेज पे, इस कार की परचेज पे, सेकेंड हैंड कार की परचेज पे आईटीसी ना लूँ। एक चीज़ ध्यान रहे, जो मैं कार ले रहा हूँ वो कार एज इट इज़ वो कार मुझे बेचनी है। हल्के फुल्के रिपेयर्स जो करने हैं वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं कोई मेजर रिपेयर्स कर रहा हूँ, मैंने कार लिया, मैंने पूरी कार को मॉडिफाई कर दिया और फिर बेच रहा हूँ, तो बाबा नहीं चलेगा, तब तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तब आप मार्जिन स्कीम नहीं आ सकते। यू कैन स्टिल गो टू रेगुलर स्कीम। मार्जिन स्कीम का कंडीशन क्या है, आपने जैसी कार ली है, हल्का फुल्का जो रिपेयर करना ज़रूरी था वो रिपेयर किया, आपने कोई बड़ा मॉडिफिकेशन नहीं किया, वो कार को एज इट इज़ आपने अब बेच दिया। इस केस में जो आपका मार्जिन होगा उस मार्जिन पे आपको मिल जाएगा, यानी कि वैल्यू ऑफ सप्लाई चार्ज कर लिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट अगर मैं आपको और ऐड करना चाहूँ, सपोज़ करो इस मार्जिन स्कीम के अंदर मैंने वही सेकेंड हैंड कार परचेज़ की 5 लाख में, और सपोज़ करो मैंने उस पर ना कुछ तो भी काम किया, देखो मैंने 6 लाख की बेची। अब सपोज़ करो मैंने इस पर ना हल्की फुल्की रिपेयरिंग की 10,000 रुपीज़ की। रिपेयरिंग पे जो पार्ट्स लिया उस पर तो आईटीसी लगा होगा ना, ये जो रिपेयरिंग वाले पार्ट पे जो आईटीसी लगा ना, वो आईटीसी में ले सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज वो जो मैं 1 लाख की इनकम कमा रहा हूँ बीच में, वो इनकम कमाने के लिए वो एक कंपोजिट सर्विस पार्ट में बन जाता है, लेकिन बाकी इसके पार्ट पे आईटीसी में ले सकता नहीं हूँ। आई होप द पॉइंट इज़ क्लियर। मैंने डिटेल में यहाँ पे आईटीसी चैप्टर में भी जो आने वाला है इसका एक कॉन्सेप्ट, वो भी मैंने यहीं पे हल्का फुल्का कवर कर लिया ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। हैवी लोड मत देना, सिंपल रखना मार्जिन स्कीम, सेल माइनस परचेज, आईटीसी मत लो, मार्जिन अमाउंट क्या बन जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये देखो सेम चीज़ जो मैंने बताई चीज़ें आपको यहाँ पे लिखी हुई मिलेगी। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ना, परचेज वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स रीपर्चेज फ्रॉम अ डिफॉल्टिंग बोरोवर, अब ये पार्ट प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं एप्लीकेबल नहीं है, इसको कोई पढ़ने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ये प्रैक्टिकली कहीं एप्लीकेबल नहीं है आज की डेट में, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। स्टिल अगर आपका मन हो कि आपको ये पार्ट सीखना है, समझना है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। इफ़ यू वांट आई कैन मेक अनदर वीडियो, स्मॉल वीडियो फॉर दिस, बट आई डोंट कंसिडर दिस इम्पोर्टेंस क्या बहुत दूर दूर तक मुझे इसको काम करने लगता है, तो इसलिए मैं वो पॉइंट को नहीं छेड़ रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ रिडीमेबल वाउचर्स, स्टैम्प्स, कूपन्स, टोकन्स। इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई, अच्छा वाउचर्स कूपन की क्या बात होती है? सपोज कर आप गए कहीं पे किसी शॉपिंग मॉल में गए, आप वहाँ पे जाके आपने शॉपिंग लिया 5,000 रुपीज़ का, वो तो काम खत्म हो गया आपका वहाँ पे, साथ में आपको 1,000 रुपये का वाउचर दिया, आपको क्या बोला कि सर आप इससे 1,000 रुपये का और सामान खरीद सकते हो, तो वो 1,000 रुपया ही क्या बन जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन सपोज आपको वाउचर दिया, आपको क्या बोला कि आप वाउचर से आप 5 लाख का माल खरीद सकते हो, तो 5 लाख क्या बन जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। इन शॉर्ट उस वाउचर पे लिखा क्या है, तिल लेने दो, उस वाउचर के अगेंस्ट उसकी वर्थ क्या निकल के आती है, वही वर्थ क्या बन जाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई। रूट 33, उसके पहले कुछ और नहीं है, ठीक है। ओके, प्रोसीडिंग फर्दर, नाउ वी गोना लर्न रूल नंबर 33। रूल 33 क्या बोलते हैं आपको, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ प्योर एजेंट। अब देखो इस केस में क्या होता है, आपने सीखा होगा इनिशियली अपन ने बात किया था, वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम लोग है ना सारे ही चीज़ें कंसिडर करते हैं, चाहे वो कोई एडिशनल डिस्काउंट हो तो आप लेस कर देते हो, कुछ भी आप एडिशनली डिलीवरी चार्ज वगैरह आप ऐड लेते हो सीसी पेड से तो आप ऐड करते हो, आपने यही सब चीज़ें सीखी हैं। लेकिन 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 कोई ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जिन ट्रांजेक्शन्स पे सप्लायर ने रिसिपिएंट के लिए वो काम सिर्फ और सिर्फ इन द नेचर ऑफ प्योर एजेंट किया है। सर अब ये प्योर एजेंट क्या होता है, पहले आप ये बताओ।
कान खोल के आई का सुनो। जैसे एग्जांपल, मैं सप्लायर हूँ, ये भाई साहब मेरे रेसिपिएंट हैं। मेरी और इसकी डील ये हुई थी कि मैं ये पर्टिकुलर गुड्स इन भाई साहब को कुछ लिमिटेड टाइम में, 4 दिन में, 5 दिन में इनके गोडाउन तक पहुंचाऊंगा। ये डील हुई थी और इनके गोडाउन तक पहुंचाने का मैंने बताया था कि बिल बनेगा 50,000 रुपये का। इतना ही मेरा काम था। अब इन भाई साहब ने क्या बोला कि साहब गोडाउन पे पहुंचाने के बाद में ना सर प्लीज़ उस पर हल्का फुल्का मुझे कुछ काम है, वो स्टैंपिंग वैम्पिंग करना है, उसके बाद है ना उस माल को आप यहाँ से जयपुर पहुँचा दीजिए। मैंने कहा भाई साहब अपनी बात तो इस चीज़ की हुई नहीं थी। तो उस भाई साहब ने मुझे क्या बोला कि भाई ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ना इसका, आप चाहिए तो खाली अरेंज करवा दीजिए, मैं उसको भर दूंगा। अब मैंने सिर्फ मेरे नेटवर्क, मेरे रिसोर्सेज यूज़ किया, किसी और एजेंट को हायर किया और किसी बंदे को बोला कि उसका ये माल वहाँ से वहाँ पहुँचा दे, बंदा तेरे को पैसा दे देगा। अब वो पैसा टाइमिंग मैं दूँ या वो पैसा डायरेक्टली वो खुद देवे, मैं दूंगा तो मैं उसे रीइंबर्समेंट दे दूंगा, वो खुद देगा तो वो खुद दे देगा। इन दैट केस क्या वो अमाउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होना चाहिए? द आंसर इज़ नो, बिकॉज वो काम मैंने प्योर एजेंट के हिसाब से किया है। ठीक है, प्योर एजेंट क्या होता है? सिंपल फंडा है कि जब मैं कोई काम बीच में मेरा प्रॉफिट या लॉस ना लेते हुए एज इट इज़ वो कॉस्ट जैसी इंकर हुई है उतनी ही उससे रीइंबर्समेंट ले लूँ और वो काम उसको करके दे दूँ, उसको क्या बोलते हैं? प्योर एजेंट। एक एग्जांपल और लेते हैं आपके और क्लैरिटी के लिए, ध्यान से सुनो। जब हम लोग कोई सामान इंपोर्ट करते हैं, सपोज़ करो मेरा कोई क्लाइंट है या सपोज़ करो कोई एक XYZ पर्सन है, सपोज़ मिस्टर राज है। मिस्टर राज ने क्या किया? मिस्टर राज से मैंने कोई माल इंपोर्ट करना चाहा, नहीं, लेट्स मेक इट मोर गुड। सपोज़ करो एक बंदा XYZ बंदा ने क्या किया? XYZ बंदा माल ले रहा है, कहाँ से? बाहर से, आउट ऑफ कंट्री से वो माल ले रहा है, गुड्स ले रहा है। अब क्या होगा? वो बंदा गुड्स तो ले रहा है बट वो बंदा क्या करता है? जनरली वो लोग CHA को, कार्गो हैंडलिंग एजेंट्स को अपॉइंट करते हैं जो कस्टम क्लियरेंस करवा के देवे। और उनका काम क्या होता है? उनका काम ये होता है कस्टम क्लियरेंस करवा के नज़दीकी वेयर हाउस से उठा के और आपका जो पर्टिकुलर आसपास कोई गोडाउन में होगा वहाँ पे आपको दे देगा बंदा। वो उसका काम सिर्फ इतना होता है। अब क्या किया? उसने मुझे कांटेक्ट किया, मैं हूँ CHA उसका, कस्टम हाउस क्लियरिंग एजेंट हूँ मैं उसका, कार्गो हैंडलिंग एजेंट हूँ। तो मैंने क्या किया? मैंने कहा ठीक है हो जाएगा काम। उसने कहा कितना लगेगा? मैंने बोला 5 लाख रुपीज़ तुमसे चार्ज करूँगा इस सब काम का। उसने कहा ठीक है। अब मेरा काम कहाँ तक का था? उसका माल कस्टम अथॉरिटी से छुड़वाना, कस्टम ड्यूटीज़ भरना, अथॉरिटी से सारा काम ख़त्म करना और वो सामान को ला के क्या करना? वो सामान इसको हैंड ओवर कर देना। ये जो मेरा क्लाइंट है ना XYZ, ये XYZ जो बंदा है ये रहता है जयपुर में। अब इसने बोला यार प्लीज़ एक काम करना, इसको जयपुर के लिए माल पे लगा देना, उसको एक्सपोर्ट में मतलब ट्रांसपोर्ट में लगा देना जयपुर के लिए। मैंने कहा भाई मैं तो मुंबई में रहता हूँ, अपनी बात हुई नहीं है और मेरा ये काम ही नहीं है, मेरा ये काम ही नहीं है। उसने बोला मैं जानता हूँ तेरा काम नहीं है, तो प्लीज़ कर दे, मैं वो पैसा तेरे को दे दूंगा अलग से। तो मैंने क्या किया? मैंने एक ट्रक वाले भाई साहब को पकड़ा, उनको कहा ये माल दे के आया। उसने बोला 50,000 लूँगा। मैंने उसको फोन करके बोल दिया ये बंदा मुझे मिला 50,000 लेगा, चलेगा? उसने कहा चलेगा। ये माल मैंने इसके साथ में भेज दिया। 50,000 उस बंदे ने चार्ज करेगा बोला, मैंने उतने में ही उसको भेज दिया। उसने पैसा उसको देवे डायरेक्टली या मैं दूँ और वो मुझे देवे, दोनों ही केसेस में वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट ये नहीं बनेगा, बिकॉज मैं इस ट्रांजेक्शन पे जो एक्स्ट्रा 50,000 वाला अमाउंट है इससे मैं प्योर एजेंट की तरह काम कर रहा हूँ, मैं थोड़ी प्रॉफिट लॉस कमा रहा हूँ यहाँ पे बीच में। अगर ये होता कि मैं 50 में ही काम करवा रहा हूँ, मैं बोलता है 4,500 लूँगा तुझसे, तो फिर मैं प्योर एजेंट नहीं रहा, फिर वो मेरा ही सप्लाई का पार्ट बन गया, तो मेरे वैल्यू ऑफ सप्लाई में वो ऐड हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया। थोड़ा टेक्निकल पॉइंट था, हमने एग्जांपल भी दो ले लिए इसके लिए। आई होप पॉइंट क्लियर हो जाए और आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपने पार्ट 1 अच्छे से देखा होगा, बिकॉज पार्ट 1 में इस पूरे चैप्टर का बेस और बेसिक छुपा है। नेक्स्ट लो, मैं अभी कस्टम का दे रहा था एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ये सब आपको पढ़ना है।
अच्छा, अब ये है कि रेट ऑफ एक्सचेंज आप लोग क्या लेंगे ऑफ करेंसी अदर देन इंडियन रुपीज़ फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू। अब ये कई बार क्या होता है, जब आपके गुड्स वगैरह इंपोर्ट होते हैं, सर्विस वगैरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, इस केस में वैल्यूज़ क्या ले रहे हैं, बिकॉज डॉलर्स की वैल्यू तो रोज़ चेंज होती रहती है। सपोज अगर आप एक्सपोर्ट भी करना चाहते हो तो उस केस में भी आप जब शिपिंग बिल फाइल करते हो तब एक्सपोर्ट का GST रुपीज़ का करेंसी का रेट कुछ और होगा डॉलर्स के अगेंस्ट या पाउंड्स के अगेंस्ट। जब आप मैनिफेस्ट फाइल कर रहे हो एक्सपोर्ट का तब शायद रेट कुछ और होगा, शायद जब पैसा आप रिसीव कर रहे हो तब रेट कुछ और होगा। तो भैया रेट कौन सा लूँ, तो डिपार्टमेंट रूल 34 में साफ साफ बोल दिया। बहुत सारे गुड्स का केस है ना, तो जो CBEC रेट नोटिफाई करेगा ना वही रेट क्या होगा, रेट हो जाएगा उस करेंसी का। ठीक है, सर्विस की बात किया, सर्विस में क्या बोला, जो आपका गैप के अकॉर्डिंग जो रेट बन के आता है वही रेट क्या हो जाएगा, आपका अमाउंट हम चार्ज कंसिडर कर लेंगे वैल्यू सप्लाई निकालने के लिए। अच्छा सर, ये CBEC के जो रूल्स हैं ये सब आपको कस्टम में डिटेल में जानने मिलेंगे जब हम कस्टम पढ़ेंगे तब। ठीक है, हालांकि आई डोंट नो ये शायद ये कस्टम हम लोग फ्री सीरीज़ में इंक्लूड नहीं करेंगे, बट स्टिल कस्टम में ये पार्ट डिटेल में कवर होगा। उसमें सिर्फ डिटेल में बताया गया है कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं, शिपिंग कर रहे हैं, कौन सी रेट लेनी है, कैसे लेनी है। ठीक है, तो जब आएगा तब अपन देखेंगे। नेक्स्ट रूल 35 इज जस्ट अ सिंपल टाइम पास रूल। ये रूल क्या बोलते हैं, अगर कभी आपके पास क्वेश्चन में या कहीं पे फिगर्स अवेलेबल नहीं हो GST के, बट आपको बोला हो इस अमाउंट में भी GST इंक्लूडिंग है, तो आप क्या करेंगे उस टाइम पे उसको इंक्लूसिव मान के उस पर वैल्यू सप्लाई निकालेंगे। एग्जाम्पल, आपको बोला है कि एक बिल है 10,000 रुपये का, इसमें इंक्लूडिंग है 18% GST। हाउ विल यू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ सप्लाई ईयर, तो हो गया वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू जो भी आपका ये अमाउंट है वो अमाउंट ले लोगे, इनटू क्या हो जाएगा, इनटू 100 डिवाइडेड बाय रेट क्या है 118, इट वुड बी 118। सपोज ये रेट बोलता 28%, सपोज ये रेट बोलता 28%, तो यहाँ पे क्या बन जाता, सब कुछ सेम रहता, इसकी जगह पे यहाँ पे क्या आ जाता, इंटू 100 डिवाइड बाय 128 एंड सो ऑन। समझियो कि नहीं, तो वो तो टाइम पास था, ये तो एकदम तुम्हारे लिए। ये देखो, ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरह के चार्ट्स हैं जो इंस्टीट्यूट ने बना के आपको दिए हैं। कृपया करके आप इन चार्ट्स को देखिए, पहले एक बार पूरा मॉडल आप ध्यान से पढ़ लीजिए। डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे का भी आपको लिंक मिल जाएगा चैनल के पेज से, आप चाहिए तो वहाँ पे भी आप DM कर सकते हैं, बट बेशर्ते फर्स्ट ट्राई करो कि आप कमेंट करो, रिप्लाई ना आए तो आप DM कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे रिप्लाई आ जाएगा। इन सब के बाद, सब सॉल्यूशन के बाद आपको क्या करना है, आपको ये 4-5 पेज में इंस्टीट्यूट ने ना बहुत ब्यूटीफुली सारी की सारी समरीज कवर की है। एंड ट्रस्ट मी, ICAI का जो GST का यानी कि जो IDT की मॉड्यूल है, वन ऑफ द बेस्ट मॉड्यूल इंस्टीट्यूट्स हैव एवर प्रोड्यूस्ड टिल डेट। ठीक है, प्लीज़ इसको रीड कीजिएगा। और बाकी जो भी आपको कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह कुछ आएंगे, मैं लेक्चर के साथ साथ में कवर करता रहूँगा। इस मॉड्यूल में नहीं भी होगा तो मैं साथ में कवर करता रहूँगा, आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, ये देखो सब आपको यहाँ पे डिटेल में अवेलेबल है, सब कुछ आपको एक मस्त ब्रीफ समरी में अवेलेबल है। ओके, दैट्स इट फॉर द डे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। हालांकि काफ़ी गैप के बाद ये चैप्टर को हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो शायद पॉसिबल है, शायद चांसेस है कि थोड़ा लिंक डीलिंग जैसा काम हो जाएगा, बट नो वरीज़, अब से आपको लेक्चर्स सारे टाइम पे मिल जाया करेंगे। वीकली जैसे हमारे शेड्यूल थे पहले वैसे लेक्चर्स मिल जाया करेंगे। और दैट्स इट, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अलविदा।